तो अगले जो न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ वो टॉर्क बेस पे होंगे। जैसे कि हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क अगर लीनियर में देखेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर रोटेशनल में देखेंगे तो मास की जगह आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। और टॉर्क टॉर्क कहाँ कहाँ यूज़ होगा, जैसे कि टॉर्क और एक मैंने एंगुलर मोमेंटम का भी रिलेशन बताया था। ठीक है, तो क्या मुझे रिवाइज कराने की ज़रूरत है टॉर्क से रिलेटेड फॉर्मूलेस को? ठीक है, मैं रिवाइज करा देता हूँ जिससे कि टॉर्क से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले या कुछ न्यूमेरिकल्स मिले तो उनको आप अप्लाई कर सको। ठीक है, देखो यहाँ पे रिलेशन है टॉर्क का, आर इंटू एफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, आर मतलब डिस्टेंस होगा और एफ फोर्स होगा। ठीक है, ये टॉर्क का अगर आप लीनियर पे भी देखोगे तो इसी तरह का फॉर्मूला होता है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे आर एफ साइन थीटा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो टॉर्क का एक और रिलेशन में बता रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम से। मुझे बताना था कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि अगर एंगुलर मोमेंटम यानी कि टॉर्क अगर ज़ीरो है, टॉर्क क्या है, ज़ीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब समझो कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम समझ गए ना, कोई मास है उसमें वेलोसिटी है तो उसके अंदर एक मोमेंटम कैरी होता है। जैसे कोई छोटा पत्थर है, बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर है, बड़ा मास है, उसको बहुत जोर से फेंको आप तो उसके अंदर कितना मोमेंटम होगा। एक साइकिल आ रही है, साइकिल से टक्कर हो रही है, ट्रक से टक्कर हो रही है किसी। ठीक है, समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये मोमेंटम बहुत ज़्यादा कैरी होगा। मोमेंटम भारी मास ज़्यादा रहेगा, या फिर गन की बुलेट देखो, बुलेट में कितनी वेलोसिटी होती है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा कैरी होगा। तो सेम चीज़ एंगुलर मोमेंटम की वही बात है। एल एल मतलब आर इंटू पी, पी वापस देखो लीनियर से ही रिलेशन है, लीनियर से ही एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है कि अगर कोई बॉडी इस तरह घूम रही है तो कहीं ना कहीं लीनियर भी तो कर रही है कुछ, यानी इसके अंदर लीनियर वैसे एक मोमेंटम होगा। बट जितना ज़्यादा रेडियस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस पॉइंट, उतना एंगुलर मोमेंटम होगा। यानी कि लीनियर पर समझो, लीनियर तो एक मोमेंटम है लेकिन रेडियस से फर्क पड़ेगा। अगर आपको छोटा सा पत्थर बांध के धागे में नचा रहे हो और एक बड़ा धागा लो, रेडियस बड़ा कर दो, डिस्टेंस बड़ा कर दो, नचाओ, देखो उसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा, उसमें आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उतने ही वजन वाले पत्थर को घुमाने की ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। वही छोटा धागा बांधो और मास उतना ही रखो तो आपको बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी नाचेगा वो। तो कुल मिला के लीनियर से रिलेशन है और रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये टॉर्क का रिलेशन अगर हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम से, कि अगर एंगुलर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, ठीक है, अगर मैंने इस एंगुलर मोमेंटम में कोई भी एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं दिया, यानी कि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क का मतलब कहीं ना कहीं फोर्स होता है ना, तो कहीं कहीं पर भी एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं दिया, टॉर्क मैंने जीरो रखा, टॉर्क मैंने क्या रखा, पूरे सफर में जीरो रखा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर मैं टॉर्क बढ़ा दूँ, एक्स्ट्रा एक धक्का दे दूँ और स्पीड बढ़ा दूँ, मोटर की स्पीड बढ़ा दूँ, तो बात अलग है, एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा। बट अगर हम कहेंगे टॉर्क जीरो, अगर कहीं पर भी हमने पूरे सफर में कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं, जैसे घूम रहा तो वैसे ही घूमने दिया, एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं दिया, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दिया, तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वैसे ही वो घूमता रहेगा। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी रिलेशन निकलेंगे टॉर्क से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सो ऑन अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स, on applying a constant torque, a wheel at rest turns through 400 रेडियन in 10 सेकेंड। पहले क्या थी, व्हील रेस्ट में थी, एक व्हील था रेस्ट में था, लेकिन जैसे हमने एक कांस्टेंट टॉर्क लगाना शुरू किया तो वो 400 रेडियन तक के, 400 रेडियन मार लिया उसने, किसने, 10 सेकेंड में तो चक्कर मार लिया। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जो तुम्हें डेटा दिया हुआ है, द वे एज आई टोल्ड यू बिफोर टू स्टार्ट न्यूमेरिकल, always carry down all data, okay, then जो पूछा गया है वो आपको लिखना है, और उसके बाद जो दिया हुआ है वहाँ से फॉर्मूले को मेकअप करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखो मैं डेटा लिख रहा हूँ,
और रेडियन कितना दिया हुआ है 400, यानी कि जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 400 रेडियन। रेडियन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, 400 रेडियन इन 10 सेकेंड, तो टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना है इफ सेम टॉर्क कंटिन्यूज एट व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील आफ्टर 20 सेकेंड। तो दूसरा बोला अगर मतलब 20 सेकेंड बाद अगर सेम टॉर्क लगाते रहे हम लोग तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा कितनी हो जाएगी, ओमेगा फाइनल कह लो, क्योंकि ओमेगा इनिशियल तो जीरो दिया हुआ, ये भी लिख लो आप, ओमेगा नॉट या ओमेगा आई से भी एक्सप्रेस कर सकते हो इसे, तो ये जीरो दिया हुआ है, ओमेगा फाइनल का पूछा गया है। ओके ओके, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। क्या क्या पूछा गया देख लो, एक्सेलरेशन पूछा गया और ओमेगा पूछा गया। ओके, तो वापस आ जाओ इक्वेशन, वही मोशन वाली इक्वेशन में आ जाओ। तो मेरे ख्याल से अभी पूरी तरीके से टॉर्क का क्वेश्चन नहीं आया है, इसके बाद ही शायद रहेगा टॉर्क का क्वेश्चन। चलो, तो जैसे अल्फ़ा पूछा गया तो टी दिया है क्या, हाँ टी दिया हुआ है, और ओमेगा ये तो आई वाला ज़ीरो दिया हुआ है। हाँ, तो इससे आप लोग निकाल सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है इससे आ जाएगा। ठीक है, इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट भी दिया हो। चलो इसी से कर लो, जिससे जाओ उससे कर लो। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, याद है हाफ ए टी का, ये कितना दिया है 400 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ओमेगा जो इनिशियल है जीरो, जीरो इंटू 10 करोगे जीरो ही आएगा, तो फायदा नहीं है। अल्फा में चाहिए टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50। ओके, तो क्या हो गया 400 इज इक्वल टू 50 अल्फा, तो अल्फा इज 50 तो डिवाइड में आ जाएगा, जीरो जीरो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिखा पूरे एग्जाम में, ये सब यूनिट लिखना ज़रूरी है, तो नंबर आपके कट होंगे। ओके, एक तो काम हो गया। इसके बाद बोला गया है कि फाइनल वेलोसिटी बताओ आफ्टर 20 सेकेंड। तो अल्फा तो आ ही चुका है ना, तो ये वाली बेसिक इक्वेशन लगा दो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओके, ये लगा दो, क्यों, क्योंकि ओमेगा में एंगुलर एक्सीलरेशन मिल चुका है, तो सीधा सीधा ये लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा टी, ये हमें फाइनल चाहिए, इनिशियल जीरो है, इनिशियल क्या है जीरो ही है, प्लस अल्फा कितना आ गया 8 आ गया, टाइम कितना ले रहा है 20 सेकेंड के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, तो कितना 8 इंटू 20 यानी फाइनल जो ओमेगा हो गया है 2 8 16 160 मीटर, नहीं नॉट मीटर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अभी जो अगले क्वेश्चन रहेंगे वो टॉर्क से रहेंगे बराबर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने और कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉर्क के प्रॉपर तरीके से अब क्वेश्चन जो आ गए स्पेशल कैटेगरी के टॉर्क के कैटेगरी से, वाई डू प्रिफर टू यूज अ रेंज विद अ लॉन्ग आर्म। हमें पता है कि टॉर्क अगर लीनियर पे बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का मतलब ही क्या होता है, टॉर्क का मतलब ही क्या होता है, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट, कि हमें टर्निंग कितनी अच्छी मिल रही है, कितनी स्मूथ मिल रही है, कितने कम फोर्स में हमें ज़्यादा ज़्यादा टर्निंग मिल जाए। अगर हमारे पास सिर्फ 10 न्यूटन ही ताकत है, नहीं इतनी ज़्यादा ताकत हमारे पास, तो हमें, और लेकिन हमें टॉर्क चाहिए 20 न्यूटन का, हमें टॉर्क कितना 20 न्यूटन मीटर मांग रहा है, 20 न्यूटन मीटर एक्चुअली बोलेंगे, टॉर्क है ना 20 न्यूटन, मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए 20 न्यूटन मीटर चाहिए, लेकिन ताकत मेरे पास कितनी 10 न्यूटन की। तो अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छा रख दे, प्रॉपर रख दें, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर दे दे, तो आ जाएगा 20 एन एम, आ गया कि नहीं, आगे 20 एन एम, है कि नहीं। अगर यही मेरे पास, अगर यही मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जैसे कि ये दरवाज़ा है, यहाँ पे दरवाज़ा फिक्स है इस तरह के इंजन से, हमेशा हमने देखा होगा हैंडल एकदम आखिरी में होता है, लास्ट में बिल्कुल दूरी पे लगाते हैं, ऐसे बीच में हैंडल नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टेंस दे के लगाते हैं, क्योंकि ये एक्सिस यहाँ से दरवाज़ा घूम रहा है, ये जो डोर घूम रहा है, समझ गए ना, इसके लिए मैक्सिमम हमने डिस्टेंस पाने के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए हमने जो हैंडल है दरवाज़ा ओपन करने वाला दूर लगा के रखा है, जिससे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा रहे, तो हमें टर्निंग यानी टॉर्क हमें ज़्यादा मिल जाए, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग आर्म लगा हम लोग रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या मैं रिवाइज वापस कराना पड़ेगा कि फोर्स अगर m इंटू ए है इन लीनियर में,
तो यहाँ पर एंगुलर में टॉर्क को एक्सप्रेस करते हैं आई इंटू अल्फा, ये याद रखेंगे। टॉर्क मतलब फोर्स कहीं ना कहीं एंगुलर के लिए, और मास को हम इनर्शिया से कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं इन एंगुलर मोशन में, और एक्सेलरेशन को अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डू वी प्रिफर टू यूज स्टीयरिंग व्हील विद ए लॉन्ग आर्म। ये भी वही कहानी है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि टर्निंग इफेक्ट अच्छा देने के लिए हम लोग, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छा देने के लिए हम लोगों को लॉन्ग स्टीयरिंग व्हील हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी, इसका भी सेम आंसर है। फॉर्मूला दिखाना, देखो लिखने का तरीका होता है, पहले टॉर्क का फॉर्मूला लिखो, फिर बताओ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला, टॉर्क जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, उतना ही ज़्यादा हमें टॉर्क मिलेगा। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। कुल मिला के फिजिकल मतलब एक उसकी यूनिट पूछ रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिट बताओ, और किसकी यूनिट बताओ, प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे टॉर्क के बताओ, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, टॉर्क का पूछा है। देखो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसके बीच में मल्टीप्लाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ही क्या होता है, आई इंटू अल्फा का मतलब ही क्या है, इसका मतलब टॉर्क है। कुल मिला के टॉर्क का यूनिट पूछ रहा है। अब सोचो कि इनर्शिया की यूनिट किस में आएगी, इनर्शिया का क्या करते हैं, बेसिकली एम आर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। एम मतलब किलोग्राम हो गया, आर मतलब कहीं ना कहीं से मीटर का स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर है ना, रेडियस डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, अल्फा के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सही है ना, अल्फा एक्सेलरेशन के लिए। तो यही यूनिट होगी टॉर्क की, यही तो हुई यूनिट ऑफ किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सही है कि नहीं सही है, सही है। नेक्स्ट, वाई डू वी यूज स्टीयरिंग में, हाँ ये मैंने बता दिया। विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड टॉर्क। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझो जरा। मैंने बार बार कहा, जैसे मैंने एक डोर का भी एग्जांपल दिया था, कि डोर का भी एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे इंजस है और ये एक्सिस है ना, डोर इस तरह खुल बंद रहा है, तो कहीं ना कहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रोल प्ले करेगा इसको ओपन, मतलब इसका टॉर्क को ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए। जितना दूर आप सोचो ना कि अगर आप हैंडल यहाँ लगो, यहाँ दरवाज़ा खोलोगे, तो सोचो ना अच्छे तरीके से ओपन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम लोग हैंडल लास्ट में लगाते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो टॉर्क हम लोग ले रहे हैं परपेंडिकुलर, आप चाहो तो परपेंडिकुलर फोर्स कह लो, इज इक्वल टू डिस्टेंस कह सकते हो, या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो, कैसा चाहे वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। देखो हम लोग अगर ये आपका अगर लेंथ है तो फोर्स किस तरफ लगाते हैं डोर में। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। चलो ये इधर डोर है, ठीक है ना, ये डोर है। अब देखो, अब ये डोर कैसे ओपन होगा, सोचो जरा, यहाँ पे सोचो। अगर ये इंजन से फिक्स है या ऐसे फिक्स है, अभी ऐसे ओपन हो रहा है, ठीक है, तो क्या फोर्स हम इस तरीके से लगाएंगे, नहीं ना, फोर्स ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं, फोर्स हम कैसे लगाना पड़ेगा, ऐसे परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं, परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा ना, तभी तो डोर ओपन होगा, है ना। ऐसे करके लगाना पड़ेगा फोर्स, ऐसे ऐसे तो नहीं लगाएंगे ना, ऐसे लगाएंगे तो डोर ओपन कहाँ होगा, ये तो यहाँ पे इंजन है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे नहीं होगा। कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। तो सवाल वही है कि कौन सा कंपोनेंट टॉर्क में, कौन सा कंपोनेंट लेंगे, साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। देखो हम क्या कह सकते हैं, टॉर्क में एक साइन थीटा वाला प्रोडक्ट लें या फिर एक कॉस थीटा वाला प्रोडक्ट लें, कौन सा लेंगे। अगर यहाँ कॉस थीटा लेंगे तो जीरो नहीं आ जाएगा, हमें परपेंडिकुलर वाला चाहिए, हमें कितना वाला चाहिए, साइन थीटा वाला चाहिए प्रोडक्ट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा कंपोनेंट चाहिए, साइन थीटा वाला परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए, बस ये ध्यान में रखो। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर वाला, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि डोर अगर ऐसे ओपन होना है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट नो, हाँ ये तो हो गया, ओके, डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स टॉर्क इन द रेडिकल कंपोनेंट। क्वेश्चन कैसे लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, रेडियल कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स। फोर्स आपको देखो यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी में दिया हुआ है और ऑर्थोडॉक्स में, और आर ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बोलो, एफ क्रॉस एफ वेक्टर क्रॉस क्रॉस आर वेक्टर, यानी एफ और आर में कौन सा रिलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस का रिलेशन है, ठीक है ना। क्रॉस मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाई में है, दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको कैसे करते हैं हम लोग, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है इन दो वेक्टर्स के बीच में। तो मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, एक इधर ले लो एफ, चलो आई जे के ले लें, आई जे के, एक तरफ आई की इंफॉर्मेशन लिख दो, जे की लिख दो, के की लिख दो, यहाँ पे ले लो एफ, यहाँ ले लो आर, ओके। तो आई कितना दिया हुआ है, इधर का 3, आप क्या करो, टॉर्क के लिए मत लो, टॉर्क के लिए ले लो आर क्रॉस एफ ले लो, ठीक है, आर क्रॉस एफ लो, आर क्रॉस एफ लो, ठीक है ना। तो आर के लिए पहले आपको इधर आर का लिखना पड़ेगा, आर, यहाँ ले लो एफ, फॉर्मूला हमेशा क्या लो, अगर वेक्टर क्वांटिटी में ले तो आर क्रॉस एफ लो, ठीक है ना, इस तरह दे दो। चलो तो आई कितना है, आर का 3 है, और इसका फोर्स का 2 है, इसका जे 3 है, इधर का -5 है, इधर के +3 है, इधर का प्लस का 4 है, ठीक है ना। अब इसका जो भी आंसर आएगा उसकी क्वांटिटी भी क्या रहेगी, वेक्टर में ही होगी। ये हमें पता है कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर क्या होगा, वेक्टर में ही आएगा। मतलब कि अगर ये टॉर्क क्या है, वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, ओके। तो आई जे के क्या करना है, छुपा छुपा करना है, याद आया कि नहीं याद है, इसको छुपाया, ऐसे छुपाया, तो पहले क्या करना होता है, प्लस का आई लिख दो यहाँ पे, चलो यहाँ से बता दे रहे, यहाँ रखो प्लस का आई, ब्रैकेट ओपन होगा, फिर माइनस का जे याद रखो, फिर ब्रैकेट ओपन होगा, फिर वापस प्लस का के, फिर ब्रैकेट ओपन करके, ब्रैकेट ओपन करना है क्या, देखो इसको छुपाओ पहले, ये 3 से करना है, 3 को छुपाया, ये वाली पहली वाली रो टारगेट करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, तो मतलब आई को छुपाएंगे, जे को छुपाएंगे, के को छुपाएंगे, ऐसे करो। तो इस तरह किया, देखो 3 × 4, पहले आपको मास्टर डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 × 4, तो अंदर हमने लिखा 3 × 4, एक और छोटा ब्रैकेट दे दो, बीच में रहेगा माइनस, देखो ये छुपाया था, 3 × 4 माइनस -5 × 3, -5 × 3, ठीक है ना, ऐसे करना ज़्यादा सही रहेगा। फिर जे, तो जे को छुपाया हमने, तो जे को आपको ये भी छुपाना है, जे की कॉलम भी छुपाना है, रो भी छुपाना है, ऐसे छुपा दिया, तो बचा क्या, 3 × 4 -2 × 3, 3 × 4 -2 × 3, तो 3 × 4 माइनस क्या था, 2 × 3 था, हाँ 2 × 3, 2 × 3, फिर प्लस क्या, के को छुपाया तुमने, के को ऐसे छुपा लिया, क्या बचे 3 × -5 -2 × 3, 3 × -5 माइनस, भूल जाते हैं क्या छुपाया था, हाँ ये 3 × -5 2 × 3, तो 2 × 3, ओके। चलो फटाफट सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, तो इसको तुम बाहर निकालोगे, आई बाहर चल रहा है, 3 × 4 12 -5 3 15, तो माइनस बाहर है तो प्लस का 15 बाहर आएगा, माइनस जे, फिर 3 × 4 12 -2 3 6 माइनस का 6 प्लस के, 3 × -5 माइनस का 15 -2 × 3 6 माइनस का 6, तो आई आ जाएगा 12 + 15 27, आई कैप आ गया, -12 - 6 हो गया 6, तो माइनस का 6 जे कैप आ गया, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में रहेगा तो माइनस का 21 के, ये आंसर आ गया। इतना टॉर्क लग रहा है, आई डायरेक्शन में इतना टॉर्क लग रहा है, जे में इतना लग रहा है, के में इतना टॉर्क लग रहा है, ठीक है। 27 आई -6 जे
माइनस का 21 के। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वालों को इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखने में तो पढ़ने में तो काफ़ी लेंथी लग रहा है, लेकिन शायद इतना लेंथी ना हो। टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर है, याद रखना। अगर शेप दिया जाए तो थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर इनर्शिया के कॉन्सेप्ट आते हैं तो शेप, साइज, बेसिकली शेप हो गया बॉडी का, और वो किस एक्सिस से घूम रहा है वो, है ना, सेंटर से कि डायमीटर के थ्रू कि टेंजेंट के थ्रू, तो फॉर्मूले बदल जाते हैं। एंड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर भी है, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है और एक हमारे पास हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, दोनों में हमने क्या किया, इक्वल टॉर्क लगाया, दोनों में इक्वल टॉर्क लगाया। ओके, बोथ हैविंग द सेम मास, दोनों का मास सेम है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन दोनों का मास सेम है। एंड रेडियस, रेडियस भी सेम है। ओके, द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट एक्सिस पासिंग। ठीक है, दोनों भी, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो स्फीयर है, वो अपने ओन एक्सिस से रोटेट करने के लायक है, कहीं पर उनका कोई प्रेशर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कोई रुकावट नहीं है। और स्फीयर भी पासिंग थ्रू सेंटर, विच ऑफ टू विल एक्वायर ग्रेटर एंगुलर, एंगुलर स्पीड पूछा है कि अगर एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है, दोनों में अगर सेम टॉर्क लगाएं, सेम टॉर्क लगाएं मतलब सेम फोर्स लगाएं, अगर दोनों में सेम टॉर्क लगाएं तो किसके पास एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ये पूछा गया। तो एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ओमेगा पूछा गया है, कुल मिला के ओमेगा पूछा गया। ठीक है, ओमेगा हम लोग निकालेंगे, ओमेगा पूछा गया ना, ग्रेटर एंगुलर स्पीड, ओमेगा पूछा गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, अब इसको हमें डील करने के लिए पहले क्या करूं, देखो टॉर्क दोनों का बराबर है, एक काम करते हैं, पहले टॉर्क से स्टार्ट करते हैं इस बार। ठीक है, अभी आएंगे यहाँ पर, टॉर्क दोनों का बराबर, टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, एक तरफ, चलो यहाँ पे कर दें हम सिलेंडर सी लिख दें, यहाँ पेस्ट करते हैं। ओके, दोनों का टॉर्क बराबर है, इक्वल टू, टॉर्क को ओपन कर लिया जाए क्या, ओपन कर लेते हैं टॉर्क को। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू इनर्शिया इंटू अल्फा, यही है ना, इस तरफ सिलेंडर का इनर्शिया इंटू अल्फा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका इनर्शिया इसका इनर्शिया सेम है, इसका अल्फा और इसका अल्फा सेम है, इसका मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, हो सकता है यहाँ पे 20 × 10 200 हो सकता है यहाँ पे 40 × 5 200 हो, ऐसा हो सकता है, बट दोनों का टॉर्क ओवरऑल प्रोडक्ट सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल एलिमेंट भी सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, समझ गया ना। हो सकता हो यहाँ पर 20 × 5 हो, 20 इनर्शिया और 5 अल्फा, हो सकता है यहाँ पे 10 × 10 हो, दोनों के बराबर, तो भी यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, आंसर 100 आ रहा है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने बताया था, बट ये है सिलेंडर साइड, ये है स्क्वायर साइड। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इनर्शिया इंटू अल्फा की बात हो रही है, क्या इनर्शिया दोनों का सेम, और कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लो, टॉर्क मैग्नेट अप्लाइड हॉल सॉलिड सिलेंडर बोथ हैविंग सेम मास एंड द सेम रेडियस, द सिलेंडर फ्री रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, व्हिच ऑफ द टू विल एक्वायर ग्रेटर एंगुलर स्पीड। तो एक काम करते हैं, इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोग डाल लेते हैं। इसका इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, एम, अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का, ये देखो, ये है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर एम आर स्क्वायर है, और हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर, ओके, एम आर स्क्वायर, और क्या है, हॉलो सिलेंडर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये देखो 2/5 एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक, तो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर, और सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। और दोनों का मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ क्या बचा, अल्फ़ा सिलेंडर वाला, यहाँ पे अल्फ़ा स्फीयर वाला, ओके। अच्छा, दोनों का मास और दोनों का रेडियस सेम है, तो क्या ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा,
अगर रेशियो देखेंगे तो इसको नीचे नहीं आए क्या, सी बाई अल्फा सिलेंडर का अल्फा 2/5 ये आया, ठीक है। अगर दोनों का रेशियो पकड़ेंगे तो ये आया, ओके। तो यहाँ से हमें ये, अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सिलेंडर का जो एक्सीलरेशन है कहीं ना कहीं से कम है और स्फीयर का एक्सीलरेशन ज़्यादा है ना। यही से हमें ये समझ में आ रहा है ना, अगर रेशियो देखेंगे 2/5 का रेशियो है कि सिलेंडर, ये तो समझ में आ गया कि सिलेंडर का अल्फा क्या है, सिलेंडर का एक्सीलरेशन कम है और स्फीयर का एक्सीलरेशन ज़्यादा है। चलो आ जाओ ओमेगा में। अगर ओमेगा हम फॉर्मूला डालते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी फॉर्मूला हमारा ये होता है, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, है ना, यही होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि जिसका अल्फा ज़्यादा उसके एंगुलर वेलोसिटी भी ज़्यादा, ये तो पता चल गया इस रिलेशन से। और हमें यही तो पूछा गया था कि हमें ये नहीं बोला गया था कि किसकी क्या क्या एंगुलर वेलोसिटी है, पूछा गया था कि कौन बड़ा है, विच हैज़ ग्रेटर एंगुलर स्पीड, सिर्फ यही पूछा गया था। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि सिलेंडर सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा है, ठीक है ना। अल्फा सॉलिड का ज़्यादा है, अल्फा किसका ज़्यादा है, सॉलिड हैज़ मोर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। कहाँ से, इस रिलेशन से, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कितना मतलब एक राइटिंग में काफ़ी बड़ा सा जो आपको सम दिया हुआ था, तो इसको करने में कितना आसान सा लगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से, देखो यहाँ पर जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं पर है क्या, वर्ड ही नहीं है कहीं पर, फिर भी हमने देखो इनर्शिया का ही सहारा लिया, टॉर्क से चलकर इनर्शिया का ही सहारा लिया कि टॉर्क दोनों का इक्वल था। हमने टॉर्क को ओपन किया, इनर्शिया इंटू अल्फा, यहाँ से इनर्शिया का फॉर्मूला mr², क्यों, क्योंकि हॉलो सिलेंडर था। यहाँ पे 2/5 mr², क्योंकि यहाँ पर सॉलिड स्फीयर था। तो बाद में mr दोनों के सेम थे, मास एंड रेडियस सेम था, रिड्यूस कर दिया। यहाँ से हमें रिलेशन मालूम पड़ गया था कि अल्फा किसका ज़्यादा है। तो ये पता चला था कि अल्फा सिलेंडर का ज़्यादा है। तो सिलेंडर का अगर अल्फा ज़्यादा है, अगर ये इक्वेशन देखेंगे हम लोग वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी पता करने की कि जिसका अल्फा, जिसके एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा ही होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, करेक्ट। तो इस तरीके से, तो अब आपने सिर्फ यही क्वेश्चन को ही नहीं समझा है, आप मेरी बात समझिए, अप्रोच को समझो आप लोग कि सिर्फ इसको ही हमने नहीं समझा है, एक कॉन्सेप्ट को लेके चलो। अब इसमें घुमाकर कुछ इस तरीके से आ जाए कि हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि कुछ और रिलेशन निकालने के लिए कि दोनों का है ना, बता दिए दोनों का अल्फा ही सेम है, तो बताओ रेडियस किसका ज़्यादा हुआ होगा। तो अल्फा अल्फा कट करके रेडियस से फिर हम लोग कहीं ना कहीं से रिलेशन पता करने की कोशिश करते हैं, है कि, या मास का पता करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में सेम एक्सेलरेशन है, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बताइए मास किसका ज़्यादा, किसका कम है। तो कोई बात नहीं, बाकी सारी चीज़ें कट जाती है, मास का रिलेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं कि किसका मास ज़्यादा कम है, समझे ना। अब क्या कट जाता है, अल्फा अल्फा भी कट जाता है, अगर बोला जाता है एक्सेलरेशन सेम, अल्फा सेम है, अल्फा अल्फा कट जाता है, रेडियस रेडियस कट जाता है, यहाँ बचता है एम, यहाँ बचता है 2π5/m, 2/5 है, तो इधर आ जाता है 5, इधर आता है 2m, या फिर रिलेशन निकाल लेते हैं m1 m2 का, डायरेक्ट नीचे लाते हैं इस तरीके से, mc, यहाँ पे क्या है ms है, ms, अगर अल्फा अल्फा भी कट जाता तो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचता है 2/5, ले लो, मास किसका ज़्यादा हुआ, स्फीयर का ज़्यादा हुआ, है ना। यहाँ इस तरफ सिलेंडर था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, m ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो बचा रिलेशन 2/5। तो यहाँ पे जिसका कम वो कम, जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हमें डील करना है। अगला क्वेश्चन दिया, इफ ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर, टॉर्क जो तुम्हें दिया हुआ है 500 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, अगर इतना हम टॉर्क लगाएं, टन से व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मतलब जो उसके अंदर जो इनर्शिया आ रहा है 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा ना इनर्शिया की यूनिट, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, फाइंड द गेन इन एंगुलर वेलोसिटी इन 4 सेकेंड। बात समझो,
यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड दिया हुआ है। ये कहा गया है कि अगर हम इतना टॉर्क इतना फोर्स लगाएं, जैसे कोई चीज़ रोटेट हो रही है लेकिन हम टॉर्क एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस टाइम टॉर्क लगा रहे हैं, अगर इस बॉडी पे इनर्शिया कितना है 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, और टाइम अगर 4 सेकेंड तक के हम इतना फोर्स लगाते रहे, ऐसा बोले इतना फोर्स लगाते रहे, तो कितना वेलोसिटी में चेंजेस हो जाएगा, वेलोसिटी में कितना चेंजेस गेन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, है ना, चेंजेस तो यही हुआ ना, कितना बदलाव हुआ, यही बात हो रही है ना, डब्ल्यू एफ ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, कि पहले था 20 बाद में हो गया 50, तो 50 माइनस 20 30 हो गया। तो ओमेगा से रिलेटेड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड हमें मिला है क्वेश्चन, तो एंगुलर वेलोसिटी का वही आ जाओ जो मोशन इक्वेशन थी मोशन की, उसी पर हम लोग आ जाएंगे। तो देखो कहीं ना कहीं ये वाला बनता दिख रहा है ना, फाइनल इनिशियल इधर आएगा माइनस हो जाएगा, है ना, समझिए कौन सी इक्वेशन से सहारा ले सकते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना, यही हो ना, ये देखो ओके। यहाँ तो क्या हो रहा है कि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा टी। तो कहीं ना कहीं में अल्फा अगर हम लोग निकाल लें, टाइम तो हमें मालूम है, तो ये आ जाएगा आंसर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। तो अल्फा 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 निकालना है, कुल मिला के अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो सोचो ना, अगर इनर्शिया दिया हुआ है तुम्हें, टॉर्क दिया हुआ है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, इनर्शिया इनटू अल्फा, यही फॉर्मूला है टॉर्क। क्यों, टॉर्क में दिया हुआ है, इनर्शिया तुम्हें दिया हुआ है, अल्फा निकालेंगे, अल्फा यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क कितना दिया है 500 इज इक्वल टू आई कितना दिया हुआ है 100 इंटू अल्फा तो निकालना है, तो यहाँ पे डिवाइड होकर 5 आ जाएगा, अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिख देना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना 5 इंटू टाइम कितना है 4 20, तो 20 रेडियन पर सेकेंड ओनली, ओके, पर सेकेंड। इतना चेंजेस आ जाएगा, पहले कितना था बाद में कितना था नहीं मालूम, बस इतना चेंजेस आ जाएगा। वो मुझे पूछा भी नहीं गया कि पहले कितना था बाद में, पहले 50 था बाद में 70 हुआ, या पहले है ना 80 था बाद में 100 हुआ, बट 20 आया है, दोनों में डिफरेंस कितना है 20 आया। तो देखो अप्रोच कैसे लगा है, मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूले को नहीं छुआ, पहले न्यूमेरिकल का अप्रोच समझ लो, नहीं तो फंसोगे, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को नहीं समझा, पहले हमें निकालना क्या था, पहले मैंने वो समझा, फिर वहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यार अल्फा कहीं ना कहीं से चाहिए, तब हमने इस फॉर्मूले से यहाँ आ गए, ठीक है ना। तो ये एक अप्रोच है, ये बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है जो मैं बता रहा हूँ। अक्सर बुक में या नॉर्मली स्कूल में भी ऐसे स्टेप बताएंगे डायरेक्ट, ऐसे फिर इधर से फिर इधर, लेकिन मैंने कैसे बताया, पहले मैं इधर आया, जहाँ पे मैं फंसा, जहाँ पे हम लोग अटके, फिर बाद में मैं इधर गया, है कि नहीं। तो ये मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक सोचने का मौका मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट हम क्यों अगर इसे बुक में होता है, बुक में कैसे होता है, डायरेक्ट ये लगाया अल्फा निकाला, बाद में ये स्टेप होता है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा हमें अल्फा चाहिए कि हम पहले अल्फा निकाल रहे हैं, आपको कैसे पता पहले अल्फा चाहिए, तो पहले ये करना है आपको, उसके बाद इसको करना है। तो एक एक क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर पॉज करना है और फिर नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg, क्या टाइम बचाने के लिए हम डेटा लिखते हैं यहाँ पढ़ते साथ ही, एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर तो हमें मज़ा नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट चाहिए। इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 RPM, एंगुलर जो स्पीड दी गई है ओमेगा दिया हुआ 50 रोटेशन पर मिनट दिया हुआ है, तो आरपीएम में भी हमें मज़ा नहीं आ रही है, हम 50 इंटू 2 पाई पर मिनट है तो डिवाइड बाई 60 भी कर लेंगे, 0 0 हटा देना, 5/6 10/6 5/3, ओमेगा 5/3 आएगा, हाँ 5/3 5π/3, ये हमें ओमेगा। तो ये देख लो इनिशियल है कि फाइनल है, मात्र एट एन एंगल 5 व्हेन इट मोटर इज टर्न ऑफ, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको इनिशियल, ठीक है, बाद में हमने मोटर को ऑफ किया तो डेफिनेटली जो फाइनल ओमेगा हुआ होगा 0 ही हो जाएगा। निगलेक्टिंग फ्रिक्शन एट द एक्सेल, यहाँ से घूम रहा है मोटर, कैलकुलेट द फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टेंजेंशियली टू द व्हील टू ब्रिंग द रेस्ट इन द 10 रिवोल्यूशन,
कभी भी रिवोल्यूशन की कहानी आ जाए तो मैंने क्या आँख बंद करके पहले तो ये लगा ही दूँ, एन इज इक्वल टू टोटल मतलब थीटा अपॉन 2 पाई, करेक्ट, ये बता देना, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। टोटल तुमने 20 किए और टोटल आपने 3600 रेडियन किया, ठीक है। ठीक है, तो कितने हो गए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो 3600 अपॉन 360 2 पाई, समझ गया। तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने किए हमने, 10 किए। तो थीटा कितना आएगा हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है 2 पाई, तो 2 पाई इधर आके 20 पाई क्या हो जाएगा, टोटल आपने रोटेशन किए हैं, ठीक है ना। 10 रिवोल्यूशन मतलब 20 पाई रोटेशन हो गया। ओके ओके ओके, ये हमें थीटा मिल गया, ठीक है। हमने बस ऐसे निकाल लिया, हो सकता है ज़रूरत पड़े, हो सकता है ना पड़े, लेकिन ज़रूरत कहीं ना कहीं से पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया, थीटा मिल गया, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया। इससे पहले भी मैंने 2-3 क्वेश्चन में ये चीज़ बताई थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जाता है अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया जाए। तो कुल मिला के हमें टेंजेंशियली, यदि एक सोचो ज़रा सा, एक व्हील ऐसे घूम रहा है, हमने है ना ऐसे करके एक यहाँ पे पुश करना है इसके टेंजेंट में कि ये रुक जाए, कि ये रुक जाए। और रुके भी कैसे, कितनी देर में रुके, जब 10 रिवोल्यूशन हो जाए। कितनी देर में रुके, टाइम के हिसाब से नहीं दिया कि 10 सेकेंड बाद रुक जाए, थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। बोले जब तक कि उसके 10 चक्कर, मतलब रुकते 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 10 चक्कर लग जाए, मतलब कितना रेडियन ले ले, 2 पाई रेडियन तक के हो जाए इसका, उतनी देर में रुक जाएगा, ठीक है। इसकी वजह बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। कुल मिला के हमें पता है क्या करना है, पहले तो कैलकुलेट द फोर्स, हमें मतलब कहीं ना कहीं से टॉर्क पता करना है ना, टॉर्क पता करना है। चलो, तो टॉर्क हमें हमें टॉर्क है ना पूछा गया, तो पहले टॉर्क का फॉर्मूला डालते हैं, फिर देखते हैं, ढूंढते हैं यहाँ पर कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं टॉर्क की, टॉर्क निकाल लेंगे। तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू, एक तो हमें फॉर्मूला है आई इंटू अल्फा, एक तो ये फॉर्मूला। अच्छा, एक और टॉर्क का फॉर्मूला है आर इंटू एफ, हाँ ये भी एक फॉर्मूला है, आर इंटू एफ, डिस्टेंस इंटू आर इंटू एफ। अभी मैंने उसको आर इंटू एफ का ये बताया था, लीनियर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी बताया था मैंने आर इंटू एफ का। तो ये भी फॉर्मूला है टॉर्क का, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले क्यों, क्योंकि ना ही तो मेरे पास इधर आई है क्या, आई फ्लाई व्हील, ठीक है। आई के बारे में हमें पता है क्या कुछ, देख लो, चलो चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। हमें टॉर्क चाहिए, आई और अल्फा होना चाहिए, तो अल्फा भी नहीं लग रहा है मुझे, 20 रेडियन रोटेटिंग एंड एंगुलर स्पीड ऑफ दिस व्हाट इज इट टर्न एक्सेल कैट द मस्ट बी, ठीक है। ना ही तो हमारे पास अल्फा है, ना ही हमारे पास आई है। तो आई निकालने का एक तरीका आपको मिल सकता है इसमें, कि अगर आपको ये मालूम हो, ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले पहले तो रखना दिमाग में। अब देखो, एक्चुअली हमें टॉर्क नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखो बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टेंजेंशियली, इसको रोकने के लिए फोर्स हमें चाहिए था, एक्चुअली टॉर्क नहीं चाहिए था। ये व्हील जो चल रहा था, इसको रोकने का हमें फोर्स चाहिए था, ठीक है। फोर्स हमें चाहिए, फोर्स हमें एक्चुअली निकालना है। फोर्स निकालने का हमने सपोर्ट किससे लिया, देखो भाई, फोर्स का फॉर्मूला आप इधर से ले सकते हो, टॉर्क अपॉन आर, भाई फोर्स इज इक्वल टू वॉट, टॉर्क अपॉन आर, या तो इससे ले सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे टॉर्क तो तुम्हें दिया नहीं है, टॉर्क तो कहीं दिया हुआ है क्या, कहीं पे टॉर्क तो मिलेगा, ना ही फील्ड का कुछ, हाँ रेडियस तो दिया हुआ है, लेकिन हमें टॉर्क तो दिया नहीं है। तो अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को निकालने के लिए टॉर्क के दोनों फॉर्मूले दिए हैं, इन दोनों को ही आपस में इक्वेट कर लो, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू एफ, आर के नीचे डिवाइड में लिया, आई इंटू अल्फा डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एफ। अब देखो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें मालूम पड़ जाए, मालूम पड़ सकता है, क्यों, क्योंकि व्हील है, एक व्हील का, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर, अगर जो सॉलिड डिस्क, क्योंकि नॉर्मली जो मोटर की जो ऊपर का व्हील होता है सॉलिड डिस्क के जैसे ही कह सकते हैं, सॉलिड डिस्क के जैसा होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड डिस्क के जैसा समझना अगर, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 से हम लगा सकते हैं फॉर्मूला इनर्शिया के लिए। अल्फा और आर तुम्हें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर दिया हुआ है, हाँ। अल्फा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अल्फा निकालने में, अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले आई यहाँ पे निकाल के साइड में चीज़ें निकाल के रख लें क्या, फिर बाद में यहाँ पे कंपोज कर देंगे। चलो आई निकाल लें, आई इज इक्वल टू
एम आर स्क्वायर बाई 2 क्यों लिया, क्योंकि जो मोटर का व्हील होते हैं ना ऊपर के, वो कहीं ना कहीं सॉलिड होते हैं, सॉलिड डिस्क के जैसे होते हैं, इसलिए। तो मास कितना दिया हुआ है 20, आर दिया 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। पूरा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इंटू -2 0.4 आ रहा है क्या है? हाँ 0.4 आ रहा है, यह आ जाएगा आई। चलो ये तो निकाल लिया, आई का काम खत्म। अल्फा निकल जाए तो यार आर तो हमें दिया ही हुआ है, तो फोर्स हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन बना है टॉर्क इज इक्वल दिस एंड टॉर्क ऑल्सो दिस इक्वल टू दिस। तो ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं से आप अपने हॉट नोट्स में रख लोगे। क्या? आई अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू एफ, कई जगह यूज होता है ये, टॉर्क के दोनों फॉर्मूला आपस में इक्वेट होते हैं। ठीक है ना? चलो, हाँ अल्फा निकालने का तरीका ये हो सकता है कि आपको ओमेगा जो आई दिया हुआ है, ओमेगा आई भी दिया हुआ है, और ओमेगा इनिशियल यानी ओमेगा फाइनल बाद में रेस्ट में आया ना, हाँ ओमेगा फाइनल है, ठीक है ना, ओमेगा फाइनल। तो फाइनल दे रही है, 2 ओमेगा दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो ओमेगा वही वाली इक्वेशन पे आ जाओ, लीनियर और इसके मोशन की इक्वेशन पे आ जाओ। 2 ओमेगा पर कुछ बन रहा है क्या? हाँ 2 अल्फा, ये देखो आ गया, इसीलिए थीटा पहले निकाल लिया, निकाल के रख लो यार, काम आएगा बाद में, है ना। थीटा पहले निकाल लिया हमने, तो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर एफ भी है, हमारे पास आई भी है, 2 है, फिर बाद में ये भी है, अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे, बाद में अल्फा यहाँ पे ला के रख देंगे। तो क्या इसके आगे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या, कि आप लोग खुद ही कर लोगे? क्या? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल कितना है? फाइनल 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही हो जाएगा, इनिशियल 5 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ हमें ये 20 थीटा हमें मालूम है, 20 पाई हमें पता है थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू। ओके, तो यानी 40 पाई हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर बाई 9 प्लस 40 पाई अल्फा हो गया। ओके, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा आ जाएगा, डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू बता, सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना, पाई पाई कॉमन निकाल लेना, पाई पाई कॉमन निकले, पाई इधर 0 में चला जाएगा, तो एक पाई तो फिर 0 अपॉन पाई, वो पाई खत्म ही हो जाएगा, एक ही पाई बचेगा, 25 पाई बाई 9 प्लस 40 बचेगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 पाई बाई 72, ये आंसर आ जाएगा अल्फ़ा की। फिर क्या करना, अल्फ़ा यहाँ रख देना, इनर्शिया निकाल लिया हम लोग ने, आर हमें दिया हुआ 0.2, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फोर्स निकाल लो। समझ गए? तो किस तरीके से, तो यहाँ पे हाँ क्वेश्चन मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था शायद, टॉर्क नहीं चाहिए था एक्चुअली, फोर्स चाहिए था, कि कितना फोर्स लगाएं हम लोग, कितना फोर्स लगाएं, क्योंकि बात समझो, फोर्स मतलब कहीं ना कहीं से लीनियर की बात हो रही है। मेरी बात समझो ज़रा फिर से, कि हमने यहाँ पे फोर्स ही क्यों बोला। देखो इसे रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, अगर हम इसमें अपोजिट टॉर्क दे दें, टॉर्क मतलब एक, जैसे एक व्हील ऐसे घूम रहा है और एक और ऊपर से व्हील लेकर आ जाए जो कि अपोजिट घूम रहा है, और दोनों को ऐसे चिपका दें, धीरे 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 क्या होगा, जब दोनों अपोजिट ही रहेंगे तो धीरे धीरे ये रुक जाएगा, है ना। एक पॉइंट में आके डिस्क दोनों रुक जाएंगे, दोनों बराबर दे दिया। अगर समझो ये भी 20 मीटर या 20 रेडियन पर सेकेंड से चल रहा है, उसी का अपोजिट मैंने एक और व्हील लिया, एक डिस्क लिया, उसके ऊपर चिपका दिया 20 मीटर पर सेकेंड वाले ही, तो अपन क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तब तो हम कहेंगे टॉर्क हमने दिया, कहीं ना कहीं एंगुलर वाला एक फोर्स दिया, एक एंगुलर घूमता हुआ फोर्स दिया, इसके अपोजिट, जैसे ये घूम रहा था पहले, फिर इसके अपोजिट घूमता हुआ दिया और चिपका दिया ऐसे करके, तब तो हम कह सकते हैं कि यार ये टॉर्क हमने दिया, हाँ हमें टॉर्क चाहिए। लेकिन क्या हम लोग ऐसे रोकने की कोशिश करते हैं क्या? अगर कार के ब्रेक भी कह लो, ऐसे रोकने की कोशिश नहीं करते एक्चुअली, कि एक अपोजिट पे लेकर आए। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, वैसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं हम लोग। जैसे कोई एक व्हील घूम रहा है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही ऊपर से दबा देते हैं, है ना, ब्रेक शू ऐसे दबा दिया, ऐसे दबा दिया, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि इसका अपोजिट एक रोटेशन लेकर आए, वो सब करते नहीं हम लोग। जैसे कोई चीज़ चल रही है, ऐसे रोटेशन हो रही है, तो ठीक है, जैसे व्हील है, व्हील ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पुश कर देते हैं ताकि ये रुक जाए। ओके, तो फोर्स को समझेंगे हम लोग, टॉर्क को नहीं समझेंगे हम, लीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कहीं ना कहीं टॉर्क दिस एंड टॉर्क ऑल्सो दिस, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमें फोर्स मिलेगा। ठीक है ना, तो ये कहानी थी इसकी।
काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, तो जहाँ पे रिवोल्यूशन आ जाए वहाँ थीटा निकाल लिया करो इस फॉर्मूले से, है ना। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पाई बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये काम आता ही आता है क्योंकि दिया हुआ है, तो डेफिनेटली कहीं तो ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, फ्लाई व्हील ऑफ मास 1000 किलोग्राम, एम कितना दिया हुआ है 1000 किलोग्राम दिया हुआ है, एंड रेडियस 1 मीटर। फॉर्मेशन डालते रहो, डेटा डालते रहो, इस रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 420 आरपीएम। आरपीएम यानी कि जो ओमेगा दिया हुआ है 420 आरपीएम में दिया हुआ रोटेशन पर मिनट में, तो हम लोग क्या बार बार बताने की ज़रूरत है, 2 पाई बाई 60 कर लेंगे तो पर सेकेंड में आ जाएगा। फाइंड द कांस्टेंट रिटार्डिंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हील इन 14 रोटेशन। हाँ, यहाँ पे देख लो, देखो दोनों में कितना फर्क है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कहीं ना कहीं से जैसे रोटेट हो रहा था और ऐसे फोर्स लगा के दबा के रोक रहे थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग है ना टॉर्क से रोकेंगे, ये कह रहे हैं कांस्टेंट रिटार्डिंग टॉर्क, मतलब एक कहीं ना कहीं से अपोजिट एक ये देना पड़ेगा, रोटेशन के अपोजिट रोटेशन एक रिटार्डिंग टॉर्क देना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। तो आंसर डेफिनेटली माइनस में आएगा। चलो, फ्लाई व्हील है तो डिस्क को समझा जाए तो कहाँ से स्टार्टअप ले सकते हैं हम लोग इसका। तो टॉर्क चाहिए तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग डालेंगे। चलो, ये तो मैंने डेटा लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे पहले है ना जो चाहिए होता है, जैसे कि मैंने हर बार अप्रोच बताया, जो चाहिए उसका फॉर्मूला डालो। तो टॉर्क इज इक्वल टू यार आई इंटू अल्फा होता है, ठीक है। यहाँ से यार आई तो मिल जाएगा, बहुत आसान है, मास भी दिया और रेडियस भी दिया, एम आर स्क्वायर, अगर एक सॉलिड डिस्क है तो एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, अज्यूमिंग मास टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इस रिम, यानी कि जो व्हील है ये हम ये समझेंगे कि एक रिंग टाइप है, ओके। क्योंकि इसका जो सारा मास है हम कह रहे हैं इसके रिम मतलब आउटर वाले में, ऐसे 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 आउटर में कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा मास, तो कहीं ना कहीं से हम इसे अब रिंग के जैसा लेंगे, डिस्क के जैसा नहीं लेंगे। अगर डिस्क होता तो हम लोग लिखते हैं हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड मास जो है ना वो आउटर में है, बाहर बाहर है, तो कहीं ना कहीं से रिंग समझेंगे हम लोग, और रिंग के लिए होता है एम आर स्क्वायर। अब ये तुम समझ ही रहे हो ना कि रोटेशन जो हो रहा है वो सेंटर ऐसे हो रहा है ना। रोटेशन जो हो रहा है वो ट्रांसवर्स एक्सेस से हो रहा है, ट्रांसवर्स ऐसे हो रहा है, यानी कि ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है ना। मोटर ऐसे चलता है क्या, मोटर तो ऐसे चलेगा ना, ऐसे करके इसका जो रिम होता है। तो एम आर स्क्वायर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास जो है इसका रिम यानी बाहर आउटर की तरफ है ना पूरा मास है, तो एक कहीं ना कहीं एक रिंग है। तो चलो ठीक है, आई तो हमें मिल जाएगा एम आर स्क्वायर, इसकी टेंशन नहीं है। टेंशन तो है अल्फ़ा की, अल्फ़ा कहीं से मिल जाए, है ना। मास दिया हुआ है, आर दिया हुआ, वो टेंशन नहीं है, अल्फ़ा की टेंशन, अल्फ़ा की टेंशन, अल्फ़ा कैसे निकालें। तो अल्फ़ा के लिए हमारे पास पहले देखो और क्या चीज़ें दी हुई है, तो फिर रोटेटिंग एट दिस आरपीएम, यानी कि ओमेगा कहीं ना कहीं से इनिशियल नहीं है ना, कि ऑलरेडी वो रोटेट कर रहा है इस स्पीड से, यानी ओमेगा इनिशियल, और बाद में हमें क्या रोक करना है, स्टॉप करना है। तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल लिखो 0, है ना। हमें स्टॉप करना है, हमें रोकना है, हमें रोकना है। कैसे रोकना है बाद में, पहले रोकना है। तो ये तो पता चल गया कि आई और एफ की बात हो रही है, ओमेगा आई ओमेगा एफ। तो ओमेगा आई ओमेगा एफ तो काफ़ी जगह मिल रहा है हमें, काफ़ी जगह मिल रहा है। आई एफ यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा, अल्फ़ा तो हाँ अल्फ़ा मची, हाँ थीटा अगर मिल जाए तो काम बन सकता है, थीटा अगर मिल जाए काम बन सकता है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देख लो ज़रा सा, थीटा मिल जाए तो काम बन जाएगा, ओके। हाँ है ना 14 रोटेशन, ये तो भूल ही गए हम लोग, 14 रोटेशन, काम खत्म, खेल खत्म, पैसा खत्म, खेल खत्म, पैसा खत्म। देखो 14 रोटेशन दिया, एन इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, थीटा बाई 2 पाई, ये बताया था मैंने। तो एन कितना दिया, 14 दिया हुआ है, 14 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू थीटा, यानी कि 28 पाई, जो आ गया थीटा, थीटा आ गया। अब ओमेगा 1 एफ से, क्योंकि हमें अल्फ़ा, हमारा टारगेट यही है ना, ये है हमारा हॉट जो मेन जो फॉर्मूला है,
कि हमें ये चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, थीटा में मिल गया, एफ और आई हमें मालूम है, अल्फ़ा निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो चलो तेज़ी से, एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा पाई। एफ फाइनल, फाइनल तो जीरो होगा, जीरो के स्क्वायर जीरो होता है। इनिशियल कितना चल रहा था, इनिशियल हमारा इतना चल रहा है, चलो चलो उसको ये कर लें क्या, फटाफट रिड्यूस कर लें क्या, जीरो जीरो गया, 6 1 था, 6 7 था, 7 2 था, 14 पाई, 14 पाई का होल स्क्वायर, 14 पाई प्लस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा ही तो चाहिए, थीटा कितना आ गया, 28 पाई आ गया है, 28 पाई। तो ये थोड़ा मल्टीप्लाई में है, थोड़ा समझो, 2 × 28 करना है हमें। तो 14 का स्क्वायर 196, 126, 196, ठीक है। तो 196 पाई का स्क्वायर प्लस 28 × 2 56 पाई अल्फ़ा, ओके, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है, अल्फ़ा देखो नेगेटिव में आ रहा है, ध्यान रखो। तो पाई को एक मार ही देना, क्या करें, एक पाई को कॉमन बाहर निकाल के 196 पाई प्लस 56 अल्फ़ा निकाल लिए, पाई इधर आके डिवाइड होगा, जीरो खत्म हो जाएगा, तो 196 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 56 अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस का 196 पाई डिवाइड बाई 56, तो ये आ गया अल्फ़ा हमारा। तो थोड़ा चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो इसे, ठीक है, 196 पाई डिवाइड बाई, सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आंसर निकाल लेना, फिर क्या करना, यहाँ पर पुट कर देना। अप्रोच कितना प्यारा लिया हम लोगों ने, सोचो पहले वाला क्वेश्चन में क्या करो, फोर्स बताओ कि कितना हम ताकत लगाएं कि रुक जाए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कितना टॉर्क लगाए उसको, कितना निगेटिव रिटार्डिंग टॉर्क लगाए, भैया ऐसा घूम रहा था तो ऐसा पलट के कितना टॉर्क लगा दे, पलट के कितना टॉर्क लगा दे, पहले क्या कर रहे थे, व्हील घूम रहा था तो ऐसे करके फोर्स कितना लगा दे, व्हील घूम रहा है, व्हील घूम रहा है तो फोर्स कितना लगा दे, इसे दबा कितना दे, तो फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो दोनों क्वेश्चन देखो साथ में दिए गए, कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यहाँ पे टॉर्क पूछ रहा है, तो टॉर्क का इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई आई मतलब जो भी व्हील है तुम्हारा, लेकिन व्हील जो हम डिस्क समझ रहे थे पहले, देखो ये दो क्वेश्चन में कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पहले डिस्क था, यहाँ पर रिंग है, क्यों, कॉन्सेंट्रेटेड सारा मास रिंग यानी साइड में कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया था, यानी रिंग जैसा हो रहा था, एक रिंग हमें लेना था बॉडी को, तो रिंग के लिए एम आर स्क्वायर होता है, अगर यही सॉलिड डिस्क होता तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता, इंटू अल्फा, एम आर स्क्वायर तो साफ साफ पूरा दिया हुआ था, अल्फा की टेंशन थी, तो अल्फा तो बहुत आसान से निकाली थी इक्वेशन से, क्यों, क्योंकि फाइनल मतलब जीरो रोकना था हमें, आई हमें दिया हुआ था, थीटा नहीं मिल रहा था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया था, निकाल लिया थीटा, कितना आसान सा हो गया, है ना। तो ये अप्रोच समझो, अभी भी जो पूछा गया है ना वहाँ पे टारगेट करो, कोशिश करो उसको टारगेट, पूछा क्या गया है, डेटा को पूछा क्या गया, अब वो जो पूछा गया है कम ही कम मिलेगा, मतलब क्लास 9 10 तो थोड़ी ना कि जो पूछा गया है उसके सारे डेटा यहाँ अवेलेबल, तो हमें सहारा लेना पड़ता है किसी और भी फॉर्मूले से, कि यार कोई एक वेरिएबल कम पड़ रहा है तो चलो सपोर्ट करो, किसी और से सपोर्ट लेके निकालो, क्योंकि डेटा में बाकी इंफॉर्मेशन में दी है, सोचना चाहिए था, क्या सोचना चाहिए था, ये नंबर ऑफ रिलेशन क्यों दिया हुआ है ये सोचना चाहिए था, है ना, कुछ तो वजह होगी, तो ये इस तरीके से हमें पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो पीछे is rolled over a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. So question दिया हुआ है, a rope is wound over a hollow cylinder of mass 3 kg, mass 3 kg दिया हुआ है and radius 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है, क्या करें, मीटर में बदलते हुए चले, if the rope is pulled with a force of 30 न्यूटन, हमने 30 न्यूटन का फोर्स लगा के रोप को खींचा, व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा पूछा गया। देखो कहानी ये ग्राफ में बना के समझाता हूँ कि कोई एक रिम होता है ना, रिम इस तरीके से या व्हील कह लो, व्हील में जो लगी रहती है, एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है ऐसे चारों तरफ, और ऐसे पकड़ के मैंने खींचा, फोर्स लगाया 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 30 न्यूटन तो मैं खींचा ना,
एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा इसमें कुछ भैया? जो व्हील होगा वो घूमने लगेगा एक एक्सेलरेशन के साथ में, तो वही तो पूछा है, अल्फा ही पूछा है। अच्छा, अल्फा पूछा है, ठीक है। तो अब ये देखो फोर्स भी दिया हुआ है, रेडियस और मास भी दिया हुआ है। कभी मास और रेडियस दिया जाए ना कहीं से इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि अल्फा तो कई जगह आता है ना, कई फॉर्मूले हैं जहाँ पे अल्फा का इस्तेमाल हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना? अल्फा तो ये तो कई जगह आ रहा है ना, यहाँ पर भी आ रहा है अल्फा अल्फा, मतलब मोशन एक मोशन की जो इक्वेशंस हैं, एंगुलर मोशन की जो इक्वेशन है वहाँ पर भी आ रहा है। तो और भी कई जगह भी आता है, कहीं ना कहीं तो टॉर्क में भी आता है अल्फा। तो कुल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर न्यूमेरिकल्स आपको करने फॉर्मूलेज तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए, फिंगर्स के टिप्स में होने चाहिए, तभी वो कर पाओगे। अदरवाइज अगर सोचो आप तो नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल तैरने चाहिए फॉर्मूले, माइंड में तैरने चाहिए ऊपर, फट से ऐसे निकाल दिया, इतना इमेजिनेशन होना चाहिए आपको। तो टॉर्क में भी आ रहा है, और फिर इस वाले इक्वेशन जो मोशन की इक्वेशन थे इसमें भी आ रहा है अल्फ़ा, लेकिन यहाँ तो कुछ रिलेट नहीं लग रहा है, कहीं पर भी वेलोसिटी या कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं दी गई हैं। हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा रिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि टॉर्क का यार एक ये फॉर्मूला है, टॉर्क का एक ये भी फॉर्मूला है, आर इंटू एफ, एफ इंटू आर, चलो आर इंटू एफ कर देना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो आई जे के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना? ये दो फॉर्मूले कहीं ना कहीं अगर आपस में हम रिलेट कर दें तो कहानी बन सकती है कि आई इंटू अल्फा को एफ क्रॉस आर में इक्वेट कर दो, है? आई दिया हुआ है, नहीं दिया है तो निकाल लेंगे, एम आर दिया है ना, निकाल लेंगे। हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का इनर्शिया वाला फॉर्मूला डाल देंगे, ठीक है। फोर्स दिया है, हाँ फोर्स दिया हुआ है। रेडियस, हाँ रेडियस दिया हुआ है, अल्फा निकाल लो। क्या इसको आगे बताने की ज़रूरत है क्या? अरे भाई, हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? बार बार मुझे दिखाना पड़ता है आप लोगों के फॉर्मूले। देखो, हॉलो सिलेंडर के लिए इनर्शिया का फॉर्मूला, ये देखो हॉलो सिलेंडर दिख रहा है, एम आर स्क्वायर, सिंपल सा बिल्कुल, एम आर स्क्वायर है ना? तो इसको आप लोग कर लोगे आई होप, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फोकस नहीं ले रहा है क्या कैमरा? A car weight is 1800 किलोग्राम, ओके। तो वेट मतलब ये मास दिया हुआ है 1800 केजी का। फटाफट डेटा लिखते हुए चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक इज 1.8 मीटर। देखो, and its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Okay, determine the force exerted by level ground on each front wheel and each back wheel. तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है, थोड़ा डायग्राम बना के मुझे समझाना पड़ेगा कि एक कार का मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है। ये दो व्हील है और इन दो व्हील के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर है, ओके। ये डिस्टेंस है 1.8 मीटर, ओके। अगर इसके पॉइंट डायग्राम में ले लें तो कुछ इस तरीके से 1.8 मीटर का डिस्टेंस है, कुछ इस तरीके से, ओके। पॉइंट डायग्राम में मैंने लिया है, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है, मतलब इस पूरे कार का जो सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास ज़रूरी थोड़ी ना कि बीच में हो, 1.8 के बीच में हो, ये तो डिपेंड करता है मास यहाँ पे ज़्यादा है। तो दिया हुआ है 1.05 मीटर, तो यहाँ पे कहीं पे 1.05 मीटर पे इसका सी सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना?
और यानी ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 0.75 हो गया ना। ओके, तो ये मैंने 2 में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे COM लग रहा है। ओके, ये कहानी है इसकी। ठीक है, बाद में बोला गया है डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील, कि यहाँ पर ग्राउंड पर, मतलब ग्राउंड, देखो बात समझो, जैसे ये है कुछ इस तरीके से, कुछ एक फोर्स नीचे लग रहा होगा तो ग्राउंड भी पलट के एक अपोजिट फोर्स दे रहा होगा, है कि नहीं। तो ये दोनों व्हील को कितना फोर्स ग्राउंड दे रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझो जरा। देखो ये जो कार है ना, ये रोटेट तो नहीं कर रही है, रोटेट तो नहीं कर रही है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक रोटेट कर रही है, नहीं कर रही है। जब ये रोटेट नहीं कर रही मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। जब ये इक्विलिब्रियम में है तो हम बोलेंगे कि इसका जो टॉर्क है वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। टॉर्क क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर आपको क्लास 10th में भी आपको याद होगा कि हम लोग कुछ इस तरीके से करते थे, F इंटू डी इज इक्वल टू F इंटू डी, याद है। तो ठीक यहाँ पर वैसे ही करेंगे कि यहाँ पर कुछ ये लग रहा होगा, ग्राउंड फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर भी ग्राउंड पलट के फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये रोटेट नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 है। तो कहीं ना कहीं F इंटू डी इज इक्वल टू F इंटू डी की कहानी है। यहाँ पर F इंटू डी और यहाँ पर F इंटू डी। तो यहाँ पे फोर्स 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, अलग अलग फोर्स हो सकता है, फोर्स अलग अलग हो सकता है डिस्टेंस में फर्क, इक्वल है, इक्वल क्यों, डिस्टेंस में फर्क होगा। यहाँ हो सकता है 2 इंटू 5 10 हो सकता है यहाँ पे 1 इंटू 10 10 ऐसे हो सकता है ना। तो F इंटू F1 हमें नहीं मालूम, यही तो पूछा है, F1 ही पूछा गया, दोनों फोर्स ही पूछे गए। और डिस्टेंस मालूम एक तरफ का 1.05 है, क्लास 10 का है ये, और कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट लग रहा है टॉर्क वाला। और F2 ये तो हमें नहीं पता ना, और डिस्टेंस 2 जो है 0.75 है, 0.75 है, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब एक तो ये इक्वेशन आ गई, मतलब कि 1.05 F1 और दूसरा है 0.75 F2, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो डेसिमल की कहानी थोड़ी ख़त्म हो सकती है। ये एक इक्वेशन आ गई, एक तो ये इक्वेशन है, समझ गए, पॉइंट डायग्राम समझ में आ गया ना, कि किस तरीके के एक टॉर्क कहीं पर हमें एक फलक्रम मिल रहा है जहाँ पर बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, क्योंकि गाड़ी ऐसे रोटेट तो नहीं हो रही ना, मतलब कहीं ना कहीं से क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, 1.05 मीटर में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से F इंटू डी हमने कर लिया, ठीक है। ये तो हम लोग ने क्लास 10th में भी किया हुआ था। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, पूरे कार का अगर वेट देखेंगे, यानी कि इस व्हील में, बात समझो, अगर ग्राउंड पलट के दे रहा है फोर्स, तो हम ग्राउंड को जो मिल रहा है फोर्स वही पलट के दे रहा है ना, तभी तो ये रोटेट नहीं हो रहा है ना। तो ग्राउंड यानी कि वेट जो है पूरी गाड़ी का इन्हीं व्हील्स पर है, तो इन्हीं व्हील पर कितना वेट है, 800 किलोग्राम। यानी कहीं ना कहीं एक और इक्वेशन बनेगी कि इधर पे वेट और इधर पे वेट, दोनों पर वेट मिलाकर वेट कितना दिया हुआ है, 1800 किलोग्राम दिया हुआ है। ओके, ये हमें 2 इक्वेशन मिल गई। तो अब मुझे लगता है कि इसके बाद तो कुछ ज़्यादा बताने को रहा नहीं है। 2 वेरिएबल पर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, समझो एक्स वाई पर सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, बताइए। ये वाली इक्वेशन को उठाया, 105 F1 माइनस 75 F2 इज इक्वल टू 0, ये वाली है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 1800, और किसी एक को इक्वल कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, चलो इसी को 75 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 75 कर दो पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या बचेगी, 105 प्लस 75 180, F1 इज इक्वल टू 75 इंटू 1800, तो कितना हो जाएगा देख लेना, 1800 इंटू 75, एक काम करो ना, 180 से यहाँ पे 10 काट दो, 75 आ गया, 750 आ गया, F1 इज इक्वल टू 750 न्यूटन आ गया।
F1 750 न्यूटन आ गया, तो F1 प्लस F2 है, तो F1 में 750 डालकर माइनस करा देना 1800 से, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों ईच व्हील पर इतना फोर्स लग रहा है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हट के था अब तक के जो चल रहा था, लेकिन अब इसको इसी तरीके से हमें डील करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक ट्रिकी हो सकता है। तो इसमें डायग्राम इन्होंने ड्रॉ नहीं किया है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि लिखा हुआ है कि मीटर स्टिक हाँ ये है, ये है। लिखा हुआ है कि ए नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ ए वेट W, ये है बार, ये इज सस्पेंडेड एट रेस्ट, रेस्ट में इस तरह कोई रोटेट नहीं कर रहा है, ना ही मोशन में है वो, बाई टू स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट एज शोन इन फिगर, द एंगल मेड बाई द स्ट्रिंग वर्टिकली 36.9। तो काम करते हैं, इसको 37 कर लो, इसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इसको 53 कर लेंगे। एंगल दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इस बार को ऐसे बांधा गया है कि इसकी जो इसकी जो रोप है ना, इस दीवार से 37 डिग्री बना रही है और इधर वाली रोप 53 डिग्री बना रही है। इस तरह एंगल आपको दिया हुआ है, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में, टॉर्क इसका भी जीरो ही है। तो द एंगल मेड बाई दिस द बार इज 2 मीटर लॉन्ग, बार की जो लेंथ है ये 2 मीटर लॉन्ग है। कैलकुलेट द डिस्टेंस D ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से मतलब इस बार का जो भी मास है उस मास का हमें COM निकालना है, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास निकालना है कि ग्रेविटी। अब देखो, अब रस्सी जो बंधी हुई है वो अलग अलग उससे बंधी हुई है ना। एक देखो थोड़ा सा यहाँ पर है ना, ये बार थोड़ी बीचों बीच में नहीं है, अगर यार बीचों बीच में होती बार, सेंटर में होती बार ये, तो हम बोलते हैं कि 2 मीटर के सेंटर में ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो रोप है ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है, मतलब ये थोड़ा सा इधर है, ऐसे स्लाइड में ऐसे कुछ ऐसे है ना। तो अब यहाँ पर ग्रेविटी बीच में इस बार के बीच में नहीं लगेगी, कहीं ना कहीं से फर्क आएगा, सेंटर पे नहीं लगेगी, 2 मीटर का हाफ यानी 1 मीटर पे नहीं लगेगी। फिर थोड़ी सी बार क्या इस तरफ है, क्यों इस तरफ है, सवाल ये भी है कि यार ये इस तरफ पे तो बीचों बीच में आके लटक जाना चाहिए, है ना, बीचों बीच में। हो सकता हो इसका जो मास हो वो नॉन यूनिफॉर्म हो, हाँ नॉन यूनिफॉर्म है। अगर ये बार आपको इधर ज़्यादा दिख रही है तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे मास ज़्यादा है, यहाँ पे मास कम है ना। बात समझ में आई है, ये कहानी है। तो मास इधर ज़्यादा है इधर कम है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास 1 मीटर में तो नहीं होगा, बीच में नहीं होगा, थोड़ा इधर ही होगा, थोड़ा इस तरफ होगा, ये हम समझ पा रहे हैं। तो वो क्या सेंटर ऑफ मास हम लोग सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल सकते हैं, M1 x1 M2 x2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मास ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, मास तो दिया ही नहीं ना कि हम उस फॉर्मूले से निकालें। तो किस तरीके से निकालेंगे इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो हो क्या रहा मालूम, यहाँ पर जो ये जो बार है ये रोटेट तो कर नहीं रही, इसका मतलब कोई फोर्सेस हैं इसको रोके हुए हैं। तो कौन से फोर्सेस रोके होंगे, कुछ फोर्स इधर लग रहा होगा, कुछ फोर्स इधर लग रहा होगा, इसलिए ये स्टेबल है। तो अगर ये जो टेंशन है ना, रस्सी रस्सी रोके हुए, रस्सी रोके हुए, तो रस्सी कैसे रोके हुए कि ये जो रोप है ना इसके हम लोग 2 कंपोनेंट कर लेंगे, एक कंपोनेंट ऐसे चला जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे चला जाएगा। इस वाले स्ट्रिंग के भी 2 कंपोनेंट कर लेंगे, एक कंपोनेंट ऐसे चला जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे चला जाएगा। तो इन ये वाले कंपोनेंट का तो रोल नहीं होगा, है ना। जैसे मैंने डोर वाला एग्जांपल बताया, डोर को आप ऐसे थोड़ी ना फोर्स लगाओगे, आप ऐसे फोर्स लगाओगे इधर परपेंडिकुलर में, हाँ तो ये वाला इसका रोल होगा।
इसका रूल होगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये जो टेंशन है या F1 है ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट बन जाएगा, ये वाला साइन। देखो ये अगर 37 है तो ये भी कितना होगा, 37 होगा, करेक्ट। तो ये वाला कौन सा बन जाएगा कंपोनेंट, F1 कॉस थीटा, ठीक। इसी तरह ये वाला F2 कॉस थीटा 1 2, थीटा भी अलग अलग करो क्योंकि यहाँ पे एंगल 37 है और यहाँ पर एंगल 53 है। तो यहाँ पर F1 साइन थीटा 1, यहाँ पर F2 साइन थीटा 2, एंगल अलग अलग है। ये दो कंपोनेंट हमने क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। अब ये वाली जो फोर्सेस हैं ये आपका आपस में इक्वल है, इक्वल इसको पुल किए हुए हैं या इक्वल इसको पलट के टेंशन दिए हुए हैं, ठीक है ना, जिससे कि ये रोटेट नहीं हो रहा है, जिससे कि ये रोटेट नहीं हो रहा है। ये कहानी है इसकी, ओके, ये कहानी है इसकी। तो हम वही काम करेंगे क्या, F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2, क्यों, क्योंकि टॉर्क क्या है, 0 है। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ओके सर। तो F1 के लिए हम क्या ले लें, F1 कॉस थीटा ले लें, F1 कॉस थीटा, कि कॉस थीटा वाला ही कंपोनेंट काम कर रहा है वर्टिकल, ये कंपोनेंट का कोई मतलब ही नहीं है, कॉस थीटा। अच्छा डिस्टेंस में क्या लें, डिस्टेंस में क्या लें, तो डिस्टेंस के लिए मालूम हम लोग क्या करेंगे, पूरा 2 है तो 2 माइनस डी ले लें, दो में से। अगर ये मान ले डी पर कहीं पर पॉइंट मान ले डी, ये वाला ले डी कर ले, ये डिस्टेंस क्या कर ले फिर, अरे वही वाला फलक्रम वाला, फलक्रम कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं याद है, कि इस तरह फलक्रम है, अगर ये बैलेंस है, एक तरफ हमने वेट इधर लगा के रखा हुआ है, एक इधर वेट लगा के रखा है, तो हम लोग क्या करते थे, F इंटू डी फलक्रम तक का डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस वापस F इंटू डी, क्लास 10th में हम लोग ने किया हुआ था ये, ठीक है ना, F इंटू डी इधर का, F इंटू डी इधर का, यही वही बात कर रहे हैं कि सेंटर जो ग्रेविटी का जो सेंटर है वहाँ तक का एक डिस्टेंस हम पता कर रहे हैं, वो इधर वाला हो जाएगा, बाकी बचा हुआ उधर का हो जाएगा। तो इधर वाला डिस्टेंस कैसे लेंगे, डी में से पूरा सॉरी 2 में से डी माइनस कर दो, ये डिस्टेंस डी ले लो, 2 में से डी माइनस कर देंगे इज इक्वल टू F2 के लिए F2 कॉस थीटा 2 इंटू, अच्छा अब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बोलो, ये डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करें ना, ये वाला डी ले लेना, ये 2 मैंने डी इधर ना करो, इसको डी माना है ना, इसको हमने डिस्टेंस कितना माना है, डी माना है, ये डिस्टेंस को 2 माइनस डी इधर कर दो, कि 2 में से डी गया है ना, 2 माइनस डी वाला डिस्टेंस इधर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये है इसकी कहानी, ठीक है। अब इसको हम लोग अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। एक तरफ डिस्टेंस ले ले डी, नहीं जो सेंटर हमने माना है वो डी माना है, तो एक तरफ डी ले ले F इंटू डी, दूसरी तरफ F इंटू डी के लिए अब ये डिस्टेंस के लिए कैसे लोगे, 2 में से ये डिस्टेंस हटा दो, ठीक है। तो ये अभी फर्दर सिंप्लीफाई करना इसको मुश्किल रहेगा, तो एक काम करते हैं, इसको 1 दे के छोड़ दो। अच्छा हम देखेंगे ये स्टेबल है, ये तुम्हें पता है ये स्टेबल है, जो रोप है ना ये वाली कुछ इधर फोर्स लगा रही है जितना इधर लगा रही है, और ये वाली रोप इतना इधर लगा रही है, क्योंकि ये स्टेबल है, यानी दोनों में अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये F1 साइन थीटा बराबर होगा F2 साइन थीटा 2 के, है ना, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिलो दिमाग में अगर है तो वो चीज़ों को आराम से आप लोग करते जाओगे, एक इक्वेशन ये हो रही है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल बहुत सारे फंस रहे थे इसलिए नहीं हो पा रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, जब मल्टीपल वेरिएबल से एक दूसरे को डिवाइड कर दिया जाता है, तो डिवाइड ऐसे ही मान लें, समझे, ये डिवाइड मार लिया ब्लू कलर से मार दिया डिवाइड, तो F1 से F1 गया क्या, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, हाँ F1 से F1 गया, कॉस बाई साइन क्या होगा, एक काम करते हैं साइन बाई कॉस करके करें, इसको ऊपर रख दो इसको नीचे रख दो, चलो लिख ही देता हूँ मैं, F1 चलो रेड पेन से लिखते हैं, साइन थीटा वाले को ऊपर रखो, डिवाइड बाई कॉस थीटा वाले नीचे रखो। मालूम पड़ा ये इक्वेट क्यों किया, देखो ना ये एक दूसरे का अपोजिट इक्वली है ना, ये ऐसे तो नहीं इधर ये ज़्यादा है तो इधर ऐसे रोप
बार इधर आया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, स्टेबल है। मतलब ये जो फोर्स है इस वाले फोर्स का, इस वाली टेंशन, एक्चुअली टर्म टेंशन है लेकिन मैंने फोर्स से मिल लिया, इसे तुम लोग बार बार कन्फ्यूज मत हो। तो यहाँ पे टी भी ले सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन क्योंकि रोब है तो मतलब टेंशन वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना वो खींच रहा है फोर्स और ये कंपोनेंट इधर भी उतना ही खींच रहा हो, तभी तो स्टेबल है। तो F1 cos थीटा 1 इन ब्रैकेट डी है ना, F इंटू डी इज इक्वल टू F2 cos थीटा 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस डी। F1 से F1 गया, इधर F2 से F2 गया, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखो क्या आएगा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, थीटा 1 थीटा 1 साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, ठीक है ना। ये हो गया टैन थीटा 1 साइन बाई कॉस, टैन थीटा 1 अपॉन में डी चल रहा है ना भूलना। साइन थीटा 2 एंड कॉस थीटा 2 2 2 मतलब कि सेम एंगल है, तो साइन बाई कॉस टैन होगा, टैन थीटा 2 होगा, टैन थीटा 2 होगा, और नीचे 2 माइनस डी चल रहा है ना भूलना, ठीक है ना। यहाँ तक तो पहुँच गया भाई, यहाँ तक हमारा सफ़र हो गया। अब क्या करो, 2 माइनस डी को इधर लाओ, टाइम थीटा 1 को इधर लाओ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलो ये पेज खा लिया, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई। तो क्या हुआ, tan 2 माइनस डी बाई डी, 2 माइनस डी ऊपर ले गए, इज इक्वल टू tan थीटा 2 तो यही था, यहाँ पे गया tan थीटा 1। ओके, तो चलो एंगल को पकड़ा जाए। थीटा 1 क्या था हमारा, थीटा 1 हमारा था, यहाँ पे 1 लिया था ना, 37 डिग्री था। ओके, तो थीटा 1 हमारा क्या था, 37 डिग्री था, और थीटा 2 हमारा था 53 डिग्री। थीटा 1 वाला ले लो, थीटा 1 में अगर 37 डिग्री है तो ये 3 होता है, 5 होता है, 4 होता है। तो tan मतलब P अपॉन बी, करेक्ट, P अपॉन बी। तो ये तो हो जाएगा 1 वाला 3/4, नीचे मानो ऊपर 2 है ना, 2 वाले के लिए 37 होता है तो 4/3 हो जाएगा, 4/3। लो खेल खत्म, पैसा खत्म। पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, पूरे में क्या नहीं मालूम, पूरे में डी तो नहीं मालूम है, डी तो अननोन है। यहाँ से डी निकाल लेना, डी आ जाएगा 18/25। 18/25 मतलब 1 से कम, 2 मीटर है। तो मैंने कहा था ना कि काफ़ी हद तक कि इधर शिफ्टेड रहेगा, है ना, काफ़ी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल देखो पास है, इधर इधर ये बार इधर खिसकी आ रही है, इधर आई जा रही है बार बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है होगा, मास ज़्यादा होगा, यहाँ मास ज़्यादा, मास इधर ज़्यादा, इधर मास कम, ये था टोटल 2 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बड़े मास के पास ही रहेगा। तो 18/25 मतलब 0 पॉइंट समथिंग है आंसर। तो ये जो डी माना था ना, लटका था डी, जिसमें डी लटका था ना डी, तो यहाँ पे कहीं पे लेफ्ट से समथिंग जो भी है 0 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, और कितने स्मूथली हम लोग ने किया, कॉन्सेप्ट लगा के, F इंटू डी वाला कॉन्सेप्ट लगा किया, जो कि हम लोग 10th में किए हुए थे, है ना। तो इस क्वेश्चन कम से कम तीन बार तो करना आप लोग, 3 बार ये आता है एग्जाम में, ये आपके शायद बुक में भी है, NCERT का है, तो इसको 3 बार कम से कम करना, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके इसके क्लियर होंगे।